जय हिंद साथियों, सुरेखा खान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, हम इस क्लास में 18 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसमें जुड़ सके और इसका फ़ायदा उठा सके। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए देखने के बाद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वाज द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम और कवच 2.0 ऑर्गेनाइज्ड? पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा लद्दाख, तीसरा मुंबई, चौथा जम्मू कश्मीर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? न्यू दिल्ली में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया, ठीक है। यह रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय की रक्षा स्टाफ HQIDS के तत्वाधान में संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र CENJOWS और ने पेंटागन प्रेस के सहयोग से नई दिल्ली के मोनिकसा सेंटर में रक्षा साहित्य महोत्सव का दूसरी बार, आपको याद रखना है, दूसरी बार इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। और इसका विषय क्या है यानी थीम क्या है? तो रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना, ठीक है। हमको याद क्या रखना है? रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। इसका ये कौन सा संस्करण है? तो दूसरा है। इसका विषय क्या है? तो रक्षा सुधारों के माध्यम से देश के उत्थान को सुरक्षित करना। और ये 15 अप्रैल 2025 को रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, ठीक है। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के अनुरूप था। इसमें अधिग्रहण और कड़ी सुधारों के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला गया, यानी जो हम हथियार खरीदते रक्षा के लिए डिफेंस सेक्टर में, उसके निर्यात और उसके अधिग्रहण और खरीद के जो पहलू है उसके सुधार के लिए इस पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें रक्षा मंत्री ने क्या घोषणा की है? तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 2025 को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए सुधारों का वर्ष घोषित किया है। ये भी आपसे बोल सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने सुधारों का वर्ष कौन से ईयर को घोषित किया है भारतीय सशस्त्र बलों के लिए? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2025 ईयर को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वाडोर का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इक्वाडोर? पहला ऑप्शन है डेनियल नोबोआ, दूसरा है लुइसा गोंजालेज, तीसरा है राफेल कोरेया, चौथा है लियोनिदास इजा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, डेनियल नोबोआ को इक्वाडोर का राष्ट्रपति चुना गया है, ठीक है। अब इक्वाडोर के दक्षिणापंथी यानी जो मौजूदा राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ ने दूसरे दौर के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है, यानी ये पहले इंटरिम वहां पे राष्ट्रपति थे। अब उनको पूर्ण काल के लिए यानी पूरे 4 वर्ष के लिए कार्यकाल मिलेगा। उन्होंने अपने वामपंथी नेता लुइसा गोंजालेजा को हरा दिया है, ठीक है, बड़े स्तर पे। नोबोआ को पहले 2030 के त्वरित चुनाव में चुना गया था। अभी उन्हें यानी 2023 से उनको चुना गया था, जो कि इंटरिम प्रेसिडेंट थे वहां पे। अब उनको पूर्णकालिक प्रेसिडेंट बना दिया गया है। वो चुनाव जीत चुके हैं। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति होने वाले, ठीक है। इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है? तो क्यूटो, ठीक है। यानी इक्वाडोर बहुत क्यूट है, ऐसे याद रख सकते हैं। इक्वाडोर का कैपिटल कहाँ है? क्यूटो। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर, ठीक है। करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? यानी जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पॉन्स एंड एरियल टैक्टिकल इंटरवेंशंस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? पहला है गुजरात पुलिस, दूसरा है यूपी पुलिस, तीसरा है असम पुलिस और चौथा तेलंगाना पुलिस। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गुजरात पुलिस। गुजरात पुलिस के द्वारा जीपी दृष्टि प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल के तहत जो है क्वाड कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा अपराध की निगरानी, त्वरित प्रक्रिया और अपराध स्थलों के दस्तावेजन डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट,
सूरत और बड़ौदा जैसे शहरों में किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, तेजी से बढ़ रही गैंग गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए तैयार किया गया है। पुलिस स्टेशन के स्तर पर इन ड्रोन को एकीकृत किया जा रहा है, जिससे रियल टाइम सर्विलेंस और अपराध स्थलों पर तेजी से पहुंचना संभव हो रहा है। यह प्रणाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई क्षमताओं के लिए कई गुना बढ़ा दिया और प्रमाण एकत्र करने में मददगार साबित हो रहा है। यानी जो अपराध को जो अंजाम देते, जो असामाजिक तत्व होते हैं, उन पे लगाम लगाने के लिए गुजरात पुलिस ने जीपी दृष्टि प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसमें कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गुजरात पुलिस। नेक्स्ट है, इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? Who has been elected the chairman of the Interpol Governance Committee? पहला ऑप्शन है यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, दूसरा है अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा सऊदी अरेबिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संयुक्त अरब अमीरात को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अब यह चुनाव कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 2025 को हुआ था। फ्रांस के यानी इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन यानी फ्रांस के लियोन में जो इनका मुख्यालय वहां पर आयोजित किया गया था। और यूएई को इंटरपोल की गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी को यूएई के गृह मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ब्यूरो के महानिदेशक को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, यानी ये उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल मरजुकी को। और उन्हें इस चुनाव में 67% देशों का समर्थन प्राप्त हुआ। इसकी महत्व क्या है, तो यह यूएई की पहली जीत है किसी इतने महत्वपूर्ण इंटरपोल मंच के ऊपर, यानी ये ऐसा मंच पर पहली बार यूएई की जीत हुई है जो कि वैश्विक पुलिसिंग, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में यूएई की विश्वसनीयता को दर्शाता है। और वहाँ के एच.एस. शेख सैफ बिन जायद उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री है। इस जीत को वैश्विक विश्वास और नेतृत्व में एक मील का पत्थर बताया है। लेफ्टिनेंट कर्नल दाना जो इंटरपोल में न्यायपूर्ण, समावेशी और पारदर्शी गवर्नेंस सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। और इसकी भूमिका क्या है, तो इंटरपोल की आंतरिक प्रक्रियाओं, संविधान और विधिक ढांचे की समीक्षा और सुधार करना, जनरल असेंबली को नियमों में संशोधन और व्याख्याओं पर सलाह देना। उसके बाद यह अस्थायी समिति के रूप में 2024 में इंटरपोल की 92nd जनरल असेंबली में स्थापित की गई थी। ठीक है, यानी ये जो अभी गवर्नेंस कमेटी बनी, इसको अस्थायी मान्यता कब मिला था, तो 2024 में इंटरपोल की 92nd मीटिंग जनरल असेंबली में। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें उच्च स्तरीय गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ शामिल हैं। और यूएई की अध्यक्षता कितने वर्षों का होगा, तो 2 वर्षों का। ठीक है, इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं, गैबोन का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? हु हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ गैबोन? देश है, एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, पहला ऑप्शन है जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा, दूसरा है अली बोंगो ओडिम्बा, तीसरा है एलेन क्लॉड बिली बॉयंजे, चौथा है ओमार बोंगो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, गैबोन का राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो हमारे पहला ऑप्शन हो जाएगा जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा को गैबोन का राष्ट्रपति चुना गया है। संयुक्त अप्रैल 2023 में नगुएमा ने अली बोंगो ओडिम्बा को, यानी इनके जो प्रतिद्वंदी थे इनके अपोजिट में, अली बोंगो ओडिम्बा को सत्ता से हटाया, जो कि 14 सालों से राष्ट्रपति थे वहां पे। और इस प्रकार से गैबोन में 40 वर्ष से अधिक समय के लिए, यानी बोंगो परिवार लगभग 40 सालों से राज कर रही थी इस देश में, गैबोन में। ठीक है, उसको अभी हराया है किसने, जनरल ब्राइस ओलीगी नगुएमा। ठीक है, गैबोन की कैपिटल कहाँ है, तो लिब्रेविले। ठीक है, और करेंसी क्या है, तो फ्रैंक। ठीक है, कैपिटल लिब्रेविले, करेंसी फ्रैंक, इतना हमको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? Who has become India's largest trading partner for the 4th consecutive year? पहला ऑप्शन है यूएई, दूसरा अमेरिका, तीसरा चाइना, चौथा नीदरलैंड। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है, यानी लगातार चौथे साल अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इसमें कितना का क्या है। तो वित्त वर्ष 24-25 में भारत के विदेश व्यापार के आंकड़े प्रमुख वैश्विक साझेदारों के साथ विविध रुझान दर्शाते हैं।
अमेरिका को भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे व्यापार अधिक और अधिक अधिक बढ़ गया है। दूसरी ओर चीन के साथ व्यापार घाटा गहराता गया, जिसके मुख्य कारण आयात में वृद्धि है, ठीक है, और निर्यात में गिरावट है। चीन के साथ क्या कंडीशन है, आयात में वृद्धि करें, चीन से हम ज्यादा चीजें इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट कम करें। अमेरिका के साथ क्या हम निर्यात एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे, इंपोर्ट कम कर रहे। इस तरह से जो है चीन भारत का सबसे बड़ा आयात स्रोत बना रहा है, जबकि अमेरिका भारत का प्रमुख निर्यात स्रोत बना रहा है। अब देखते हैं कि किसको कितना निर्यात किया गया और किससे कितना आयात किया गया, ठीक है। तो पहला है नंबर पे निर्यात की कंडीशन देखते हैं फाइनेंशियल 24-25 में। तो अमेरिका में सबसे अधिक वस्तु निर्यात की गई भारत से, कितना, लगभग 86.5 बिलियन अरब, ठीक है, इतने का यहाँ से निर्यात किया गया। वृद्धि कितना हुआ, लगभग तो 11.59, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये आपको याद नहीं रखना है, ये याद नहीं रखना और ये भी याद नहीं रखना है, ठीक है। बस हमको ये याद रखना है कि पहले नंबर पर निर्यात किसको सबसे अधिक है, भारत ने, अमेरिका को, दूसरा यूएई को, तीसरा नीदरलैंड को, चौथा यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। अब हम किस देश से कितना आयात कर रहे हैं, तो आयात करने वाले देशों में सबसे अधिक कौन इम्पोर्टेड जो हमको इम्पोर्ट करता है भारत को, पहला ऑप्शन है चीन पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे रसिया, थर्ड पे यूएई और चौथे पे अमेरिका, ठीक है। यानी हम जब कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, सबसे अधिक इंपोर्ट हम चाइना से करते हैं, सेकंड नंबर पे रूस से करते हैं, थर्ड पे यूएई से करते हैं और फोर्थ पे अमेरिका से करते हैं। पर निर्यात किसको सबसे अधिक करते हैं, तो अमेरिका को, सेकंड पे यूएई, थर्ड पे नीदरलैंड और फोर्थ पे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो हमको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तमिलनाडु ने राज्य की स्वायत्तता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तमिलनाडु formed a high-level committee to strengthen the autonomy of state. Who has been appointed the chairman of the committee? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ, दूसरा है के अशोक वर्धन शेट्टी, तीसरा है एम नागनाथन, चौथा है एम करुणानिधि। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। ये कौन है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस है, ठीक है, जज है वहां के, और जो तमिलनाडु ने 3 सदस्यीय समिति गठन किया है, जो कि अपना 2026 में अपना अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी, लगभग 2 वर्षों के बाद, ठीक है। इस 3 सदस्य में कौन कौन लोग हैं, तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज है, जो कि जिन्हें अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। 2 मेंबर और कौन कौन है, तो के अशोक वर्धन शेट्टी, सेवानिवृत्त IAS है, ये पूर्व कुलपति इंडियन यूनिवर्सिटी के। तीसरा है एम नागनाथन, ये पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं राज्य योजना आयोग के। यानी 3 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। अब इस समिति का उद्देश्य क्या है, तो केंद्र और राज्य संबंधों से जुड़े संविधान, कानूनों, नियमों और नीतियों की समीक्षा करना, राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित विषयों की पुनर्स्थापना एवं हेतु सिफारिश, राज्यों की प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के उपाय सुझाना। तीसरा है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित किए बिना राज्यों की स्वायत्तता को बढ़ाने के लिए सुधार प्रस्तावित करना। इन समिति, और देखिए ये इस तरह की जो कमेटी पहले भी बन चुकी है तमिलनाडु में, तो पहले की जो कमेटी रिकमेंडेशन, उसके ऊपर भी ध्यान इनको देना है। पहले की कमेटी कौन कौन सी है, 1971 में बनी थी राजमन्नार समिति, 1983 में सरकरिया आयोग और 2004 में पुंछी आयोग। इन सारे कमेटी की रिपोर्ट को भी अध्ययन करेगी, जो अभी कमेटी बनी गई है जस्टिस कुरियन जोसेफ के अध्यक्षता में, ठीक है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो MK स्टालिन साहब, जो कि अभी काफी न्यूज में रहते हैं, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे सेंटर और राज्य एक दूसरे से सिंग लड़ाते रहते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर है न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया, Who has been recently awarded the geographical indication tag? पहला ऑप्शन है बनारस शहनाई, दूसरा है रिंडिया सिल्क, तीसरा है नौलिन गुर, चौथा है मधुबनी पेंटिंग। आंसर क्या हो जाएगा, हाल ही में बनारस शहनाई को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला गया। अब ये बनारस शहनाई है किस राज्य का, तो ये रहा भाई वाराणसी। कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश में, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस है, ज्योतिर्लिंग है एक, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये मिलता है। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का इनमें बहुत योगदान रहा, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर इस वाद्य यंत्र को फेमस करने में, ठीक है। और इसे बनाने में 2 से 3 दिन लगते हैं, जिसमें कि शीशम और सागवान की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है।
अब आपको ये बताइए, सबको भी जीआई टैग मिला हुआ है पहले। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ की है? तो ये बिहार की है। इसका हो गया बिहार का, ठीक है। और अभी हाल ही में ये वेस्ट बंगाल का, इसको भी जीआई टैग मिला था। नॉलन गुड़ को इंडिया सिल्क को भी मिला था। अब आप ये बताइए ये भी किसका है? ये मेघालय का है, ठीक है। इसको भी मिला था जीआई टैग अभी, और अभी किसको मिला है? यूपी के बनारस सेनाई को, ठीक है। तो जीआई टैग क्वेश्चन आ जाते हैं एक नंबर में, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? Which ministry organized the नेशनल कर्मयोगी पब्लिक सर्विस प्रोग्राम? पहला है आयुष मंत्रालय, दूसरा स्वास्थ्य मंत्रालय, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली स्थित आयुष भवन में, ठीक है। और यह पहल मिशन कर्मयोगी के ढांचे के तहत क्षमता निर्माण आयोग सीबीसी के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मंत्रालय के कर्मियों में सेवा भावना, व्यावसायिक क्षमता और तथा जन सेवा की दक्षता को बढ़ाना। और प्रथम चरण का उद्घाटन किन्होंने किया है? तो वैद्य राजेश कोटेचा, जो कि सचिव आयुष मंत्रालय के, इनके द्वारा प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया। और उद्देश्य क्या है? उत्तरदायी और दक्ष कार्यबल का निर्माण करना, ठीक है। यानी स्किल्ड स्टाफ चाहिए उनको, इसके हिसाब से इन्होंने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया, नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने किया है, ठीक है। आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम देखते हैं, अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड्स एंड पावर टूल्स सेक्टर शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है? Who has released the report titled Unlocking $25+ billion export potential India's hand and power tool sector? पहला ऑप्शन है नीति आयोग, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, चौथा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। आंसर क्या हो जाएगा? इस रिपोर्ट को नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। उपकरणों का वैश्विक बाजार में वर्तमान में 100 अरब डॉलर का 2035 तक 190 अरब डॉलर तक का पहुंचाने का अनुमान। यानी जो ये पावर इंडिया हैंड एंड पावर टूल सेक्टर है, इसमें जो है इनका बाजार वर्तमान में कितना है? लगभग 100 अरब डॉलर। इसको 2035 से कितना बनाने का अनुमान रखा है? तो $190 अरब का, ठीक है। भारत की निर्यात हिस्सेदारी कितनी है हैंड टूल्स में? तो लगभग 600 अमेरिकन डॉलर मिलियन, 600 मिलियन डॉलर का, यानी 1.8%। और पावर टूल्स में कितनी है? तो $470 मिलियन, यानी 0.7%। निर्यात लक्ष्य क्या रखा गया इस रिपोर्ट के तहत? तो अगले 10 वर्षों में 25 अरब का निर्यात और 35 लाख रोजगार की सृजन करने का इनकी संभावना को दर्ज किया गया, ठीक है। यानी ये रिपोर्ट अनलॉकिंग $25+ बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल इंडियाज हैंड्स एंड पावर टूल सेक्टर नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के किस संस्करण की मेजबानी की है? Which edition of मेघयान 25 is hosted by the Indian Navy? पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरे नंबर बी है पहला, सी है चौथा और डी है तीसरा संस्करण। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी तीसरे संस्करण का मेजबानी भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है। अब ये है क्या? तो भारतीय नौसेना ने 14 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली स्थित नौसेना भवन में अपने प्रतिष्ठित मौसम विज्ञान और समुद्री विज्ञान संगोष्ठी मेघयान, यानी मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के जो मिक्स करके जो प्रतिष्ठित एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है मेघायन 25, इसके तीसरे संस्करण का आयोजन किया है इंडियन नेवी ने किया है, ठीक है। ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है और यह कार्यक्रम विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 कब मनाया जाता है, कब आयोजित किया जाता है, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में जागरूकता और सहयोग को बढ़ावा देना था। संगोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल, इनका उद्घाटन किसने किया? तो नेवी के प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस मेघायन 25 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। और थीम क्या है इस संगोष्ठी का इस वर्ष? तो WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के दिवस के थीम के ऊपर रखा गया है। प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना, यानी प्रारंभिक चेतावनी गैप को एक साथ पाटना के अनुरूप आयोजित की गई थी।
और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन उप नौसेना प्रमुख है। यानी उद्घाटन किसने किया? तो नौसेना प्रमुख एडमिरल क्या है? तो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो कि नौसेना के उप प्रमुख है। ठीक है, तो इसका तीसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब मार्च 2025 के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? तो औद्योगिक और व्यापार आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग अप्रैल 2025 को मार्च 2025 के लिए थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी किए। आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में वार्षिक थोक महंगाई दर कितना दर्ज किया गया है? तो 2.05% अंतिम रही है, जो कि मार्च 2024 की तुलना में अधिक है। और WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स के बेस ईयर किसे बनाया गया है? तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। कब जारी हुआ ये? तो 15/2025 को। मार्च 2025 के मंथ के लिए प्रकाशन स्थल यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, हमको इतना याद रखना है। मार्च में कितनी महंगाई होलसेल प्राइस इंडेक्स है? 2.05%। तो WPI का बेस ईयर क्या है? तो 2011-12। और ये रिलीज कब हुआ है? कौन से मंथ का हुआ? तो मार्च 2025 में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए दोस्त, आज यहीं तक है। आई होप क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ लोग के पास शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।